पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। हमने कल बात की थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, आज हम लोग पढ़ेंगे। और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको हम लोग डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। डोमेन सिस्टम इसलिए कहते हैं, वो भी हम लोग बताएंगे किस लिए इसको हमने डोमेन कहा। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका, वो कार्ल बूज ने दिया था। ठीक है, कार्ल बूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने 5 किंगडम, जो विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था आपका, उसको इन्होंने क्यों 6 किंगडम की हमें ज़रूरत पड़ी, उसका सबसे बड़ा कारण था बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया में देयर वॉज बहुत सारी उसमें डाइवर्सिटी थी, विभिन्नताएं थी। यानी जो बैक्टीरिया आपके थे उनकी जो वॉल स्ट्रक्चर था, मतलब जो सेल वॉल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरिया थे वो उनमें बहुत तरीके की डिफरेंसेस थे। ठीक है, उसको देखा इन्होंने। फिर उसके बाद ये देखा कि ये जो मोनीरा है आपका, इसमें इन्होंने 2 क्लासेस की बात की। एक आपका यू बैक्टीरिया, जिसको इन्होंने ट्रू बैक्टीरिया का नाम दिया। दूसरा इनका था आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया था, इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर था और इसका जो सीक्वेंस था, जेनेटिक सीक्वेंस था, वो अलग था। ठीक है, तो इस आधार पे इन्होंने, कार्ल बूज ने कहा कि अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाना चाहिए और उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बदलना चाहिए। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने कहा कि मोनेरल्स जो हैं वो आपके यू बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी इन्होंने बना। ठीक है, तो यू मतलब शब्द, यू शब्द का अर्थ होता है ट्रू। ठीक है, आर्की शब्द का अर्थ होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्राचीन, एंशिएंट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव कंडीशंस में रहने वाला बैक्टीरिया है। अब देखिए, जब हम प्रिमिटिव शब्द यूज़ करते हैं तो जो उस समय हमारा जब जीवन का उद्भव हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ जीवन मतलब लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, उद्भव हो रहा था, उस समय कंडीशंस बहुत हैर्श थी यहाँ। ठीक है, हैर्श कंडीशंस में आप बहुत सारी कंडीशंस को ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हाई होना, सॉल्ट का अधिक होना। ठीक है, इस तरह की बातें। तो जो बैक्टीरिया वॉल्केनोज में भी रह लें, ठीक है, सॉल्ट्स में भी रह लें, मीथेन की कंडीशन में भी रह लें, बिना ऑक्सीजन के रह लें, तो इस तरीके की बातें हमने आर्की बैक्टीरिया के लिए की। तो आर्की बैक्टीरिया यानी द बैक्टीरिया विच कैन रेजिस्ट all kind of conditions and can survive in the harsh condition also, they come into the category of Archaebacteria. Archae means ancient. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, he separated the Archaebacteria from Eubacteria on the basis of differences. कौन कौन से differences? पहला है absence of peptidoglycan in the cell wall of Archaebacteria. पेप्टाइडोग्लाइकन को अभी हम लोग जब सेल वॉल अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया लिया पेप्टाइडोग्लाइकन को। क्या, क्यों? क्योंकि यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और आर्की बैक्टीरिया में इन्होंने देखा कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, दूसरा इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, कार्ल बूज का सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Occurrence of branched chain lipids. This slide is very important कि यहाँ branched chain lipids, अभी मैं पढ़ाऊँगी आपको, branched chain lipids जैसे कि मोनोलेयर इंस्टेड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो आर्की बैक्टीरिया में जो नॉर्मल आपका लिपिड मेम्ब्रेन होता है, जैसे जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड मेम्ब्रेन का पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि लिपिड सैंडविच, जो आपका आप कहते हो पूरे आइसबर्ग ऑफ लिपिड्स में प्रोटीन के वहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो बाइलेयर आपने बात की थी लिपिड बाइलेयर की,
उसका वो ना हो करके यहाँ मोनोलेयर था, ठीक है। मोनोलेयर की मैंने बात की थी। तीसरा पॉइंट है इंट्रॉन्स। देखिए जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब दे हैव इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है, इन द जीन स्ट्रक्चर। और इसमें जो यूकैरियोट्स होते हैं दे हैव हिस्टोन प्रोटीन्स विद द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स स्प्लिट जीन्स की बात करते हैं, ठीक है। स्प्लिट जीन्स को इंटरप्टेड जीन्स भी कहते हैं। इंटरप्टेड जीन्स का मतलब होता है दे हैव एक्सॉन सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए ये एक्सॉन सीक्वेंस है आपका, जेनेटिक सीक्वेंस है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। बीच बीच में कुछ रीजन्स होंगे जिनको हम नॉन कोडिंग रीजन्स कहेंगे, उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है। इंट्रॉन्स जो होते हैं नॉन कोडिंग, मतलब वो कोडिंग नहीं करेंगे, बाद में उनको स्प्लाइसिंग कर देंगे। स्प्लाइसिंग माने निकाल देंगे हम, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, मतलब जो आपके इंट्रॉन्स होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, कट कर दिया जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, यूकैरियोट्स का। तो इन्होंने क्या देखा कि आर्कीबैक्टीरिया के अंदर स्प्लिट जीन्स वाला कॉन्सेप्ट है, यानी इंट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी जीन्स में, ठीक है। भी डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए दे हैव इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस इन केस ऑफ, कहाँ पे है ये इंट्रॉन्स जो है एब्सेंट इन यूबैक्टीरिया बट दे आर प्रेजेंट इन आर्कीबैक्टीरिया विच इज द फीचर ऑफ व्हाट, विच इज द फीचर ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ देखिए हमने दिखा रखा है कि ये जो आपका आर्कीबैक्टीरिया है उसमें ये मोनोलेयर लिपिड्स का। तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें, हमने जब आपको राइबोसोम्स बताया था तो हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 70S यानी 70 स्वेट वर्ग यूनिट, जिसको आप उसके कोएफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में उसको मेजर करते हो, ठीक है, उसका प्रोसेस करते हो। तो ये आपके प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S। तो अगर हम इसको देखें कि प्रोकैरियोट्स में जो 70S है उसमें 5S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 16S राइबोसोमल आरएनए की हम बात करते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 5S 5.8 ये दोनों कॉमन है दोनों में। यहाँ पे 23S और 5.8 और ये जो यहाँ देखिए 23 की जगह ये दोनों है 28S एंड 5.8S, ये डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस इज आपका 16S एंड 18S। अब दिस 16S राइबोसोम came for the criteria of classification in case of bacteria monerans। मोनेरल्स में जो आपका आर्कीबैक्टीरिया अलग हुआ वो बिकॉज ऑफ दी 16S राइबोसोमल सीक्वेंसिंग के द्वारा सेपरेट हुआ। क्लियर है, इसको अभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये आपका 70S है जो कि 50S 30S सब यूनिट में, 30S के पास आपका 16S राइबोसोमल आरएनए होता है। व्हेन यू विल स्टडी ट्रांसलेशन, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, उस समय एक सीक्वेंस पढ़ेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स विच इज शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज हाईली कंजर्व्ड, ठीक है, एंड दिस 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस विल पेयर विद द एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक है। ये हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग की, बिकॉज जब हम बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया ढूंढते हैं उस दौरान हमें इस 16S राइबोसोमल आरएनए को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा। सेंट्रल डोग्मा को लेके चलेगा। सेंट्रल डोग्मा इज योर DNA टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। एंड जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो वी हैव अ सीक्वेंस कॉल्ड द शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स which when 16S ribosomal RNA pairs with the anti-Shine-Dalgarno sequence, तो इस तरीके से जो उनकी आपस में पेयरिंग होगी, नई स्पीशीज बनेंगी, वो एक पूरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S
ribosomal RNA, noble RNA. This RNA is called noble RNA because, as we know, that in the chemistry, the noble gases don't react with the other elements since they are what? They are stable. They are stable, like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. You have these noble metals. These noble elements what they do? Noble gases, वो सारे क्या होते हैं? They are stable. Similarly, the 16S ribosomal RNA have the conserved sequences. Conserved sequences doesn't have any change during the evolution. When evolution, what is the meaning of evolution? Formation of new species. ठीक है? In a gradual process. धीरे धीरे धीरे. During the long years. एक नई प्रजातियों का बनना, whether it's bacteria, whether it's whatever, from your protozoa to vertebrates, ठीक है? या from your lichens to your angiosperms, whatever it's, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि इन्होंने 16S ribosomal जिसको noble RNA कहा, ये basis बना 6 kingdom classification का, which were later on called as a domains, ठीक है? अब यहाँ पे ये further इन्होंने believe किया कि there was an ancestral organism which was called as a progenode, and this progenode gave rise to archaebacteria, bacteria and eukarya. This eukarya have the protista, fungi, plantae and animalia. And your archaea is having archaebacteria, bacteria, eubacteria. These both were earlier in the Whittaker classification. Both were in which kind of system? Monirans. ये दोनों किस में थे? मोनिरल्स में थे. बाद में हमने इसको विट्टेकर, जब इन्होंने कार्ल लूज आए, 16S राइबोसोमल आरएनए की बात किया, पेप्टाइड और ग्लाइकन की बात किया, और कई बातें उन्होंने की कि देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन द बैक्टीरिया इवन अमंग देमसेल्फ. तो इन्होंने इसे अलग करने की कोशिश की और किया, एंड ही गेव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, जो आज सभी लोग इसे मान रहे हैं. ठीक है, तो ये प्रोजेनोड जो है दे आर कॉमन एंसेस्टर्स. सो हमने जो किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की, उसको हमने डोमेन सिस्टम, किंगडम से जो ऊपर चीज़ आती है वो डोमेन होती है, और इन 3 डोमेन्स के अंदर हमने आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, और आपके जो प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्ट थे वो कहाँ पे आ गए? यूकैरिया. ठीक है, आगे बात करते हैं. देखिए, why we use 16S ribosomal RNA for sequencing? What is sequencing? Before understanding the sequencing, we will discuss about the gene. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. हम जब जीन की बात करते हैं तो जीन इज़ अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फॉर द हेरिडिटी. आप उसके लिए सिस्ट्रॉन वर्ड यूज़ करते हैं. सिस्ट्रॉन को समझने के लिए ये एक फंक्शनल यूनिट है जो आपके जीन्स को ट्रांसफ़र करता है. जीन्स आपके डीएनए में होते हैं. हमने उस दिन बताया था न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं. दीज क्रोमैटिन थ्रेड्स आर इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोसोम सॉलिनॉइड मॉडल. वहाँ से हमने डीएनए खोला था, और डीएनए को हमने कहा था दे आर कॉल्ड जीन. उनके ऊपर क्या होते हैं? जीन्स लोकेटेड होते हैं. अब इसमें एक सीक्वेंसिंग होती है. ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हम सिस्ट्रॉन की बात करते हैं तो 2 चीज़ आती है आपकी. न्यूक्लियोटाइड्स आपने सुना होगा, चाहे वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हो या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है. तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग राइबोसोमल आरएनए, मीन्स आरएनए. आरएनए इज राइबोन्यूक्लियोटाइड. इट्स नॉट अ साइड, इट्स अ टाइड. सर्फ जो टाइड धोते हो ना, उससे याद रखो टाइड है. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन nucleoside and nucleotide? Because this is very important, you have to understand this 16S ribosomal RNA. What is the difference between nucleotide, TIDE, surf-tide, and nucleoside? Anyone have the answer? Yes. No. नहीं, आप पूरा बताइए ना. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? यस यस. नो,
नो, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे बात नहीं करते। डॉक्टर्स डोंट टॉक लाइक दिस। बट मेरे से आई वाज इन BSc, माय टीचर आस्क्ड मी द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dysentery and diarrhea? I stood up and I told, sir, blood plus stool plus mucus is your dysentery and stool plus mucus is your diarrhea. I don't give any definition because what we have is, जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, टाइड्स का मतलब है you have the sugar, nitrogenous base and you have the phosphate. Remove the phosphate, this is your side. ठीक है? When you talk about the nucleotides, it's simply you have the sugar and you have the phosphate, you have the nitrogenous base. And if you talk about the sugar, it is, in case of DNA, deoxyribose sugar, and in case of RNA, you have the ribose sugar. Ribose and deoxyribose, there is a difference between these two sugars, because since we talk about the deoxy, the second position of the sugar of the pentose doesn't have the oxygen. That is why we call about the deoxy. We will study that in the detail, and we have already studied in the 10th class. We have already studied this. ठीक है? तो आप उस शुगर की बात किए कि भाई उसके दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, आपने कहा डीऑक्सी, राइबोस शुगर. When you talk about the nitrogenous bases, these are very important. As you have read about the double helical structure of the Watson and Crick, you have read there that purine pairs with the pyrimidine, and there you have studied the ATGC base pairing. You know that purine is AG and pyrimidine is G, the U, C and T. AG जैसे हस्बैंड्स को बुलाते हैं ना AG, तो प्यूरिन को याद रखो AG, ठीक है? एंड pyrimidines आपका होता है CTU. बाकी जो बचा सब pyrimidines के पास. तो ये आपस में बॉन्डिंग किए थे, A ने T के साथ, G ने C के साथ. तो जब इस तरह की हम बात करते हैं, सीक्वेंस की हम बात करते हैं, तो अगर हम अपनी बात करें डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव की और आपकी, तो हमारे और आप में जो जीन सीक्वेंस है, अगर मेरे पास कोई कंजर्व सीक्वेंस है, तो ATGC 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 अगर 50 बार रिपीट हुआ है, तो वो सेम चीज़ आपके पास भी होगी. ठीक है? तो इसका वही सेम चीज़ इनके पास होगी, पूरे क्लास के पास होगी, यानी वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. ठीक है? This is called a conserved sequence. But since we are talking about the bacteria, anarchibacteria, उनको अलग करने की बात की, वहाँ हमने बताया कि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है? जिसमें 30S के पास 16S राइबोसोमल RNA होता है, और उस राइबोसोमल RNA के पास चूँकि वो RNA है, वहाँ T नहीं होगा, U होगा. तो वहाँ पे मान लीजिए अगर A 4 बार A, फिर 4 बार U, फिर 4 बार C, फिर 4 बार U, जैसा एग्जैक्ट फिगर आ रहा है आपका, वो अगर A बैक्टीरिया हमने ढूंढा और जो नया B बैक्टीरिया ढूंढा, जो नया C बैक्टीरिया ढूंढा, और हमने कहा कि ये सब एक ही स्ट्रेन के हैं, तो उनके सारे 16S राइबोसोमल सीक्वेंस क्या होंगे? सेम. उस 16S राइबोसोमल RNA को हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया एक ही चीज़ का है और ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को सरवाइव कर ले रहा है, तो हम किस में डाल देंगे? आर्कीबैक्टीरिया में. और अगर उसके सीक्वेंस यू बैक्टीरिया की तरह मिलेंगे 16S की तरह, 16S वाले का, तो हम उसे किस में डाल देंगे? यू. तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि जो 16S राइबोसोमल RNA है वो क्यों आधार बना. वो क्यों बना? क्योंकि बिकॉज दे हैव दिस सिग्नेचर सीक्वेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नेचर सीक्वेंस? आप जो किसी भी डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर करते हैं, मान लो बैंक से पैसा निकालना है, और अगर आपने अपने मार्कशीट में वो किया, आप गए नहीं यार सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, आपका नहीं है सिग्नेचर, जो आपका जहाँ ए से आप शुरू हुए हो टिल डेथ, वो एकदम सेम होगा. तो सिग्नेचर सीक्वेंस इन केस ऑफ दी 16S राइबोसोमल RNA का ये फीचर होता है कि जिस भी बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया में सिग्नेचर सीक्वेंसेस अगर होंगे, यानी वो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. ठीक है? तो इस 16S राइबोसोमल RNA किसके पास हमने स्टडी किया? आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. और इसमें हम स्टडी करते हैं सिग्नेचर सीक्वेंस विच इज़ अ डायग्नोस्टिक फीचर. दूसरा इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड सीक्वेंस. कंजर्व्ड मतलब ये होता है बेटा, जिसमें अगर मान लीजिए हम 1000 साल पहले अगर वो आर्कीबैक्टीरिया बना,
और आज जो नया आर्कीबैक्टीरिया बन रहा है और हम कह रहे हैं कि हमने एक ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया, तो हम कहेंगे कि भाई क्या ऑर्गेनिज्म ढूंढा? मैंने कहा आर्कीबैक्टीरिया। कैसे? हमने जो 1000 साल पहले आर्कीबैक्टीरिया था उसका 16S और इसका 16S सेम है। दैट इज व्हाई ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में नहीं आया। कहाँ आया? हमारा वो ए आर्कीबैक्टीरिया। और ये नया A1 जो बना हमारा, जो हमने खोजा, डिस्कवरी की, तो दुनिया में छा गए। तो हमने कहा कि भाई आर्कीबैक्टीरिया जो मैंने खोजा है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? आर्कीबैक्टीरिया है, जिसका 16S राइबोसोमल उस 1000 साल पहले की तरह सेम है, यानी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये सिंपल होते हैं, रिलायबल होते हैं, कंजर्व होते हैं, माने इनमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम इनको स्टडी के लिए लेते हैं। 16S राइबोसोमल RNA, ठीक है। अच्छा, इनका जो बेस पेयर होता है वो भी बहुत कम होता है। देखो, अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स की स्टडी करनी हो, जल्दी जल्दी स्टडी करनी हो, तो हम सोचते हैं कि उसका कम बेस पेयरिंग हो। तो एक फ़ायदा ये भी है कि बेस पेयर्स इसके कम होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या हुआ? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। शुगर में डीऑक्सी एंड राइबोज। राइबोज RNA पढ़ रहे हैं तो राइबोज की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम डीऑक्सी की बात करेंगे तो वो DNA चलेगा। फॉस्फेट। मेरा एक सवाल है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द DNA? हालांकि DNA यहाँ कंसर्न नहीं है, लेकिन दिमाग में आया तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। बताइए। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? व्हाट? यार ऑक्टामर तो DNA वो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके ऊपर अमीन पाया जाता है। यार अमीन तो बेसिक हो गए ना, स्टोन्स तो बेसिक हो गए। स्टोन्स आर बेसिक, तो ऐसे आपने कैसे कहते नेगेटिव हो गया? नेगेटिव इज राइट आंसर, बट हाउ? हाँ राइट है। DNA हैव द नेगेटिव चार्ज होता है उसको। कैसे? फॉस्फेट यार, H3PO4 माइनस आपका बाहर फॉस्फेट ही तो लगा हुआ है लास्ट में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एप्लीकेशन, ये जो 16S राइबोसोमल RNA है, सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा तो समझ में आ गया ना। कंजर्व सीक्वेंस, सिग्नेचर सीक्वेंस, कुछ नाम तो याद हो गया ना, सिग्नेचर, कंजर्व्ड, थोड़ा सा छोटा सा बेस पेयर इसके पास, इतनी सारी चीज़ें बेचारे के पास है, ठीक है। अब हम एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ हमने एक वर्ड कहा है गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी एक्सपेरिमेंट्स में आपका 16S राइबोसोमल RNA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन द बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था मालूम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो डिस्कवरी थी वो चांस डिस्कवरी थी। सेरेंडिपिटी, द लॉ ऑफ सेरेंडिपिटी सेज द लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, ठीक है। लक फेवर, जैसे आप ही हो डॉक्टर बनने जा रहे हो, पूरा ब्लैंक है दिमाग, यार हम आज नीट क्वालिफाई करके दिखाएंगे, नहीं, आप उसे पढ़े होगे तब। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? पेट्री प्लेट में उन्होंने ग्रो किया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय लोगों बहुत लड़ाई लगी थी, ठीक है, बहुत लोगों को चोट लगी थी और लाखों लोग मर रहे थे। वो अपने रिसर्च लैब में उन्होंने एक हफ्ते के लिए, उनकी मतलब जो भी कहा घर वालों ने, अरे यार दिन भर काम करते हो, चलो भाई घूमने चलते हैं। वो अपना लैब छोड़ के चले गए एक हफ्ते के लिए घूमने। जब वो वापस आए तो जो उनकी पेट्री प्लेट थी, कल मैं आपको पेट्री प्लेट दिखाऊंगी, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस उन्होंने ग्रो किया था। जब वो आए तो उन्होंने देखा उस प्लेट में कि यार स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसके ऊपर कुछ धागे धागे जैसी चीज़ें लग गई। हम लोग क्या करेंगे, घर में ख़राब हो गया, ओए ढक फेंक दो। उसने ऐसा नहीं किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस पेट्री प्लेट को उठाया और उस धागे को लिया, उस धागे को माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किया और उन्होंने देखा यार ये तो फंगस है, इसके पास तो माइसीलियम है, हाइफी है, फंगस है। लैक्टोफिनॉल से उसे इसमें कॉटन ब्लू एंड लैक्टोफिनॉल से उन्होंने स्टेन किया। स्टेन करके उन्होंने देखा कि फंगस है। फंगस देखा पेनिसिलियम नोटेटम है। पेनिसिलियम नोटेटम ने एक चीज़ प्रोड्यूस की थी पेनिसिलिन। वो कैसे पता चला इनको? जहाँ जहाँ वो ग्रो किया था, जो बैक्टीरिया था वो गायब, यानी उसने इसको खा लिया। तो दिस केम द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स।
यानी दिस वॉज चांस डिस्कवरी, बट सेरेंडिपिटी, द लॉ ऑफ सेरेंडिपिटी सेज लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। कोई गधा होता, बर्तन मांजना है मांज दो, उसको फेंक दो, नहीं किया। ही स्टूड, ही रेडी। क्या पढ़ा उन्होंने? पढ़ाई की, उसको देखा, पढ़ा, और उन्होंने कहा कि भाई पेनिसिलिन इसमें से निकला है, ठीक है, और इस पेनिसिलिन को निकाला और उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन किया और लाखों लोगों की जान बचाई। तो हमारा कहने का यहाँ वो है कि अगर हम किसी नए बैक्टीरिया को या किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर रहे हैं तो ये आपका जो टेक्निक है 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग, दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कल्चर करने में बहुत दिक्कत होती है। यू नो द मीनिंग ऑफ कल्चर? एक दूसरे के घर जाते हो, अरे जरा दही दे देना यार, दूध जमाना है, मांगते क्या हो आप? क्या बोलते? जोरन। जोरन मत मांगो, आप बोलो आंटी कल्चर दे दो, बिकॉज द ड्रॉप ऑफ जो आपका कर्ड होता है, दही होता है, दैट इज़ अ कल्चर, दैट हैव व्हाट? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हो? उस कल्चर को लाते हो, दूध में डाल देते हो, उस कल्चर से यू व्हाट यू डू? दही जमा देते हो। सिमिलरली अब ऐसे उसको आपने मीडियम दिया दूध का, आपने 2 ड्रॉप डाला दही का, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया, आपका ऐसे उसी तरह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कल्चर नहीं हो पाते हैं, यानी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया के लिए ये सीक्वेंसिंग बून है, ठीक है, डायमंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज, हज़ारों करोड़ों स्ट्रेन्स जो है बैक्टीरिया के नए नए बनते जा रहे हैं, म्यूटेशन होता जा रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है, नई नई स्पीशीज़ आती जा रही हैं, डोमेन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब स्टडीज़ करने के लिए वेयर वी हैव टू गो? 16S राइबोसोमल आरएनए के पास। क्लियर है सबको? अब सबको याद होगा, रात में सब 16S राइबोसोमल आरएनए पे थोड़ा तो सोचोगे, ठीक है। अब ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ है, देखिए माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ से पूरी दुनिया आज भी झेल रही है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम, इसमें बहुत वेरिएशंस आ रही है, ठीक है। अब टीबी केवल लंग्स तक नहीं है, टीबी आपके नाखून में भी हो जा रही है, आपके हेयर्स में हो जा रही है, आपके आँख में हो जा रही है, आपके हर बॉडी के एक एक पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो a valuable genetic technique lead to the recognition of novel pathogen which is the species of Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, कोड, जिसको कोड कहते हैं। शनि मंदिर के पास जाओ, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हाइपर वेरिएबल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपके बहुत काम आएगा। द हाइपर वेरिएबल region of this RNA sequence provide specific signature sequence useful for bacterial identification। जो मैंने अभी आपको बताया था कंजर्व्ड सीक्वेंस, सिग्नेचर सीक्वेंस। सिग्नेचर आपको पता है कभी किसी का चेंज नहीं होता है। कंजर्व्ड मैंने बताया जो सीक्वेंस वर्षों तक बदलाव जिसमें नहीं होता है। तो सिग्नेचर सीक्वेंस, कंजर्व्ड सीक्वेंस, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? एक जगह होती है जिसका नाम है हाइपर वेरिएबल रीजन, ठीक है, हाइपर वेरिएबल रीजन। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ये बहुत चीप और रैपिड टेक्निक है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने के लिए। बाकी रीक्लासिफाइंग मैंने आपको कहा, बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, न्यूमरस डोमेन्स आर अभी आपके डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। The sequencing techniques can be used to describe new species that have never been successfully cultured in laboratories। देखिए जैसे आपका वायरस कल्चर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वायरस इसको लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट जो बैक्टीरिया है यार वो तो लिविंग की कंडीशन में है ना, बट वो भी कभी कभी उनको बहुत स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है। तो जब हम उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं तो वी गो फॉर द सीक्वेंसिंग, और वो हमारे में कम समय में बहुत मशीनें होती हैं PCR टेक्निक्स, और उनके द्वारा हम बहुत सारा उसका अमाउंट बना लेते हैं और स्टडी कर एक सिंगल बैक्टीरिया से PCR टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हम बना सकते हैं। भाई कल्चर क्यों करते हो? जोरन इतना सा रखा है, अब इतना सा जोरन पूरे मोहल्ले की दही जमा सकता है, ठीक है।
तो इतना सा बैक्टीरिया मंगाया हमने, मान लो किसी NVRI से या CDRI, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं, मंगाया हमने, इतने से कल्चर के लिए किसी बैक्टीरिया के वो हज़ारों कॉस्ट करते हैं, ठीक है। और हमें रिसर्च करना है, हमें बहुत सारा बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या, कौन सी टेक्निक आपने यूज़ की, ये वाली 16S राइबोसोमल RNA टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। आगे बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्लेसेस में ये रह सकते हैं। They live in salt water, acid water, deep in ocean, 100 degree temperatures, in muddy swamps, intestinal cattle, even in you, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बाद में कि कैसे कैसे इसमें, ये देखिए ये हॉट स्प्रिंग्स है, येलोस्टोन का ये वो है नेशनल पार्क USA का, और यहाँ पे सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को खोजा गया था। तो हमने आपको बताया बैक्टीरिया किसमें किसमें क्लासिफाइड है, 2 किंगडम्स में, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। पॉइंट पे आते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया कल्चर, मैंने आपको कहा पेट्री प्लेट, मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी पेट्री प्लेट्स दे रखी हैं, लैब में है मेरे, तो वहाँ पे कल्चर बन जाएगा। फंजाई को कल्चर करने के लिए बैक्टीरिया कुछ नहीं करना है, मीडियम को ऐसे रखो, एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे रखोगे ना तो आपको ये दिखेगा, दीज आर बैक्टीरिया, ठीक है, छोटा 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 आपको दिख रहा है ना, दीज आर बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को किसी टेक्निक के द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको ये कल्चर टेक्निक है, इसको पेट्री प्लेट कहते हैं, और इसमें 2 लेयर है, ये ऊपर वाली है और ये अंदर वाली है। अंदर वाली में जैसे आप लोग किसी टिफिन को ढकते हो तो वो टाइट बंद होता है ना, ये टाइट नहीं होता है। मान लो किसी दूसरे टिफिन का ढक्कन किसी दूसरे टिफिन में डाल लो तो वो क्या ढीला होता है ना, उसी टाइप का ही होता है। कल हम आपको दिखा देंगे इसको। हम लोग बात कर रहे थे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन